और बुद्ध के आचरण पर आधारित हैं। ठीक है, चलिए अब आती है 20वां नंबर क्वेश्चन कि तीसरी बौद्ध परिषद कहां हुई थी। वेयर वॉज द थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल वॉज हेल्ड, राइट। तो इसका आंसर होगा पाटलिपुत्र। ठीक है, अब आपको ध्यान रखना है कि जो भी ये बौद्ध परिषद हुई थी, कहां पे हुई थी, कब हुई थी और कौन कौन उसके अध्यक्ष थे। तो इसको याद करने का एक मैं आपको हल्का सा कोड दे देता हूं, राइट, ताकि आपको ये चारों याद रहें। अगली बार तो हम ही पूछेंगे, 3-4 कॉलम रहेगा, वो आपको मिलान करना होगा। ठीक है ना, मैच करना होगा। तो पहली बात तो कहां हुई थी, इसका कोड है जो मुझे अभी मैं रिकॉल कर रहा हूं। चलिए, जब याद आएगा तो हम उस पर बात करेंगे। ठीक है ना। तो तीसरी बौद्ध परिषद कहां हुई थी, पाटलिपुत्र में, राइट। और इसके बारे में थोड़ी सी बात कि ये अशोक के शासनकाल में हुई थी और इसके अध्यक्ष है मोगलीपत तिस, राइट, मोगलीपुत तिस। ठीक है, आर्यभट्ट और बारह मिहिर किस काल में थे, तो ये गुप्त काल में थे, राइट। और इन्होंने आर्यभट्ट ने पंच सिद्धांत नाम से, ये एस्ट्रोनॉमर हैं और पंच सिद्धांत नाम से इन्होंने एस्ट्रोनॉमी पर बुक लिखी है। तो ये किस काल में है, गुप्त काल में, राइट। गुप्त काल को भारत का स्वर्ण युग कहते हैं। तो जो भी वैज्ञानिक और चिकित्सा से रिलेटेड जो भी डेवलपमेंट हुआ है वो गुप्त काल में हुआ है। ठीक है, तो अगर कभी भी आता है कि प्राचीन काल में महान विभूतियों के बारे में कि ये किस समय थे, तो आप ज़्यादातर गुप्त काल को ही टिक करिएगा। ठीक है, उसी समय इतिहास से विज्ञान से रिलेटेड और चिकित्सा से रिलेटेड काफ़ी लोगों ने काफ़ी पुस्तकें लिखी हैं और उन्होंने एक तरीके से समाज में डेवलपमेंट का काम किया था। ठीक है, वेनसांग किस किस काल में भारत आया था, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है बच्चों को। वेनसांग और फायान। तो वेनसांग याद रखिए कि वेनसांग हर्षवर्धन के काल में आया था और ये 600 समथिंग एडी में आया था, राइट। तो ये वेनसांग है। इसके अलावा फायान आया था, वो गुप्त काल में आया था, विक्रमादित्य के काल में, यानी चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में। ठीक है, इसमें और ऐसा कुछ है नहीं एक्सप्लेन करने के लिए। अलबरूनी किसके दरबारी कवि थे, तो अलबरूनी महमूद गजनवी के दरबारी कवि थे। ये महमूद गजनवी के साथ ही भारत आए थे, राइट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, महमूद गजनवी। दीवाने अर्ज क्या है, तो दीवाने अर्ज है सैन्य विभाग और ये स्थापित किया गया था गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा, राइट। सैन्य विभाग गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा। ठीक है, अली गुरशस्प ये किसका नाम है, अली गुरशस्प अलाउद्दीन खिलजी का उपनाम है, राइट। ये याद रहेगा और नहीं भी याद रहेगा तो ये आपको आगे की क्लास में पढ़ाया भी जाएगा। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी अली गुरशस्प। कन्नौज की लड़ाई या इसी को बोलते हैं बिलग्राम की लड़ाई, ये किसके बीच हुई थी, तो शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच हुई थी ये लड़ाई। इसमें शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हरा दिया था और इनकी स्थिति बड़ी खराब हो गई थी। फिर इन्हें ईरान के लिए निर्वासित होना पड़ा, भारत से बाहर जाना पड़ा और उस समय तक शेरशाह सूरी का भारत पे शासन रहा। तो इसने सूरी वंश की स्थापना की। हालांकि ये यही अकेला शासक रहा। इसके मरने के बाद फिर हुमायूं वापस लौट के आता है और इनके वंशज को हराता है और फिर भारत पे मुगल साम्राज्य स्थापित होता है, राइट। तो ये लड़ाई किसके बीच हुई थी, बिलग्राम शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में, राइट।
स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? तो ये लॉर्ड रिपन है। इन्होंने स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन को ही कहा जाता है। ठीक है। और 1880 से 1884 का काल है रिपन का, राइट। और इसी के समय में ये स्थानीय विकेंद्रीकरण किया गया था, राइट। स्थानीय स्वशासन का विकेंद्रीकरण लॉर्ड रिपन के द्वारा। ठीक है। इंडियन ओपिनियन का प्रकाश, इंडियन ओपिनियन पत्र का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया था, राइट। तो ये है महात्मा गांधी। ठीक है। एनी बेसेंट की उसका नाम है कॉमनवेल्थ। ठीक है। महात्मा गांधी इंडियन ओपिनियन। और इसके अलावा एक और इनकी पत्रिका थी जो साउथ अफ्रीका से गांधी निकालते थे, और उन्होंने वहां पर एक फर्म भी स्थापित किया जिसे टॉलस्टॉय कहते हैं। ठीक है। फिनिक्स हाउस की भी स्थापना की थी। उस पत्र का नाम तो अभी ध्यान नहीं आ रहा, ये क्लास में आपको बताया जाएगा, राइट। तो इंडियन ओपिनियन का प्रकाशन महात्मा गांधी, राइट। किस मुद्दे पर एसपी सिन्हा और शंकरन नायर ने वायसराय की परिषद से इस्तीफा दे दिया था? तो ये बहुत वेल नोन क्वेश्चन है। जालियांवाला बाग हत्याकांड के मुद्दे पर, इस पर एसपी सिन्हा और शंकरन नायर ने गवर्नर जनरल की परिषद से इस्तीफा दे दिया था। ठीक है। 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, राइट, जालियांवाला बाग हत्याकांड। किस वर्ष ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ब्रिटिश भारत में संवैधानिक सुधारों पर चर्चा करने के लिए एक गोलमेज सम्मेलन आयोजित नहीं किया था, राइट। तो 1930, 31 और 32 इन तीनों सालों में है। 1929 में गोलमेज सम्मेलन आयोजित नहीं किया गया है। इसमें बहुत कुछ एक्सप्लेनेशन का है नहीं, राइट। ये बस आपको ये ध्यान रखना है कि 30, 31 और 32 में गोलमेज सम्मेलन है, और दूसरे गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने भाग लिया था, फिर तीसरे में नहीं लिया था, पहले में भी नहीं लिया था। अभी इसमें बहुत डिटेल में है, आप हिस्ट्री की जब क्लास करेंगे। तो अभी इसका आंसर क्या है? 1929। ठीक है। टर्म यानी शब्द, मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब क्या है? तो आपके देश में आपकी जो इकोनॉमी है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाती है। और इस मिश्रित अर्थव्यवस्था में क्या है? निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों का अस्तित्व, राइट। ये मिश्रित हो गया। एक होता है पूंजीवादी व्यवस्था और एक होता है समाजवादी व्यवस्था। तो ये आपको डिटेल में इकोनॉमी क्लास में पढ़ी जाएगी। पूंजीवादी व्यवस्था जहां पे निजी क्षेत्र का अस्तित्व हो, राइट, और समाजवादी व्यवस्था जहां पे सार्वजनिक क्षेत्र का अस्तित्व हो, और जहां पर दोनों हो वो क्या है? मिश्रित अर्थव्यवस्था। जैसे भारत, यहां पर थोड़ा समाजवाद की भी झलक मिलती है, थोड़ी पूंजीवाद की भी झलक मिलती है। ठीक है। जैसे ही अर्थव्यवस्था विकसित होती है, जीडीपी में तृतीय क्षेत्र की भागीदारी क्या होती है? तृतीय क्षेत्र की भागीदारी बढ़ती रहती है। जैसे प्राथमिक क्षेत्र कौन सा हुआ? कृषि और वानिकी। यहां पे थोड़ा सा समझना, कृषि और वानिकी मतलब फार्मिंग। ठीक है। और द्वितीय क्षेत्र क्या हुआ? ये कृषि, यानी कि जब आप गेहूं पैदा करते हैं तो प्राथमिक क्षेत्र का कार्य हुआ। जब उससे ब्रेड बनाते हैं तो क्या हो गया? द्वितीय क्षेत्र का कार्य हो गया, राइट। अब द्वितीय क्षेत्र के अलावा ब्रेड बनेगा तो उसे मार्केटिंग करनी है। जब वो मार्केटिंग होगा तो उसे कहते हैं तृतीय क्षेत्र। तो जैसे जैसे इसमें विकास होता है, राइट, वैसे वैसे देश की अर्थव्यवस्था विकसित होती है, क्योंकि आपकी चीजों की फिर वैल्यू आपको मिलने लगती है। ठीक है ना। तो इसे मार्केटिंग वाली बात से बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है। भारी उद्योग, इनमें से किस पंचवर्षीय योजना में इंपॉर्टेंस दिया गया था? हैवी इंडस्ट्रीज का।
राइट। डेवलपमेंट ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज किस पंचवर्षीय योजना का विषय था? तो पहली पंचवर्षीय योजना का विषय हमारा कृषि ही था। दूसरी पंचवर्षीय योजना जो कि पीसी महालोनोबिस पंचवर्षीय योजना के नाम से जाना जाता है, वो इसके उन्होंने इसका ड्राफ्टिंग किया था और उन्हीं के विचार पर ये द्वितीय पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योगों का विकास को महत्ता प्रदान की गई थी। राइट। और इसका टाइम है 1956 से 61 के बीच। ठीक है। और इसी समय कई स्टील प्लांट भारत में लगाए गए हैं, जैसे आपका बोकारो स्टील प्लांट है, रशिया के, कनाडा के और अमेरिका की सहायता से। ठीक है। नियोजन अवकाश का वर्ष कौन सा कहलाता है? तो 66 से 69 का वर्ष नियोजन अवकाश का वर्ष कहलाता है, क्योंकि इस समय आपने यहाँ पे देखा कि जो पंचवर्षीय योजना है, इस समय कोई भी पंचवर्षीय योजना लागू नहीं हो पाई थी। वो समय कौन सा था? 1966 से 69। अब इसके विभिन्न कारण थे उस समय के लिए। सबसे बड़ा कारण कि आप ये मान सकते हैं कि उस समय संसाधनों की उपलब्धता नहीं है। राइट। क्यों नहीं है? क्योंकि भारत विभिन्न मोर्चों पर फंसा हुआ है। ठीक है। हिल्टन और यंग कमीशन की सिफारिश पर किस संस्था का स्थापना किया गया था? तो हिल्टन और यंग कमीशन 1926, आपको यह ध्यान रखना है। कौन सी संस्था स्थापित हुई थी? वह है भारतीय रिजर्व बैंक। राइट। 1935। और भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी एक बैंकर के रूप में और करेंसी जारी करने के लिए। ठीक है। ओके। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, तो ऐसे क्वेश्चंस को थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाएगा। राइट। क्योंकि यहाँ से आपका कई फैक्ट क्लियर होते हैं, जैसे CRR, SLR, LAF, MSF, इन तीनों के बारे में तो यहाँ पूछ ही लिया गया है। बैंक की जमा राशि की कुछ राशि को RBI के पास, बैंक अपनी जमा राशि का कुछ प्रतिशत RBI के पास गिरवी रखता है। राइट। या नगद के रूप में रखता है, सॉरी गिरवी नहीं रखता, नगद के रूप में रखता है। इस क्वेश्चन को हम थोड़ा इंग्लिश में देख लेते हैं। Certain amount of banks deposit is kept with RBI in the form of cash is known. तो इसका आंसर होगा CRR। ठीक है। कैश रिजर्व रेशियो, अब बात होती है कैश रिजर्व रेशियो, वैधानिक तरलता अनुपात, तरलता समायोजन सुविधा और सीमांत सुविधा, स्थायी सुविधा क्या होता है? तो इसके इंग्लिश टर्म कुछ देखिए पहले। CRR क्या होता है? राइट। SLR क्या होता है? LAF क्या होता है? और MSF क्या होता है? तो पहली बात तो मार्केट में लिक्विडिटी को एडजस्ट करने के लिए, यानी महंगाई को रोकने और बढ़ाने के लिए, यानी कि अर्थव्यवस्था को कब पैसा डालना है कब पैसा निकालना है, इस बात के लिए कौन अधिकृत किया गया है? तो वो है RBI। और RBI विभिन्न तरीकों से मार्केट के लिक्विडिटी को एडजस्ट करता है। राइट। वो तरीके कौन कौन से होते हैं? तो उसमें आता है RR, RRR, ठीक है, LAF, MSF, CRR, राइट, इनके द्वारा, और MOM यानी मार्केट ऑपरेशन के द्वारा मार्केट में लिक्विडिटी को एडजस्ट करता है। कैसे? इसी में बात की गई हमने CRR की, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था। CRR ये क्या होता है? तो इसको बहुत इजी लैंग्वेज में समझते हैं कि सपोज मेरे पास 1000 रुपया है और 1000 रुपया मैंने जाकर के बैंक को दे दिया। ठीक है। तो उसमें से RBI ने कहा कि भैया इसका कुछ प्रतिशत आप पहले मेरे पास जमा करो सेफ।
तो कितना, जितना भी सपोज कि 5% उसने निर्धारित कर दिया, तो 1000 का 5% यानी 50 रुपया उसको आरबीआई के पास रखना पड़ा। अब 950 रुपये उसके पास बचे हैं अपना कारोबार करने के लिए। आपको ध्यान रखना है कि बैंक भी कारोबार करता है, राइट, और बैंक कारोबार करता है उन्हीं पैसों जो आप उसे देते हैं। तो आरबीआई कहता है कि कुछ पैसे आप पहले सिक्योर रख दीजिए, ताकि अगर कोई ऐसी विकट स्थिति आ जाए तो आप उस पैसे को लौटा पाए, राइट। तो उसने कहा कि 5% तो आप जमा करिए इसका कैश रिजर्व रेशियो का। तो ये 50 रुपये उसने जमा कर दिया, अब उसके पास 950 रुपये बचा। तो यही जो 50 रुपये है ये CRR हो गया, यानी टोटल 1000 रुपये का एक निश्चित रेशियो, एक रिजर्व रेशियो जो आरबीआई के पास रखना होता है, ठीक है। इसके बाद आता है CRR, फिर LAF, राइट, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, MSF, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। अब इन सब के बारे में अगर यहाँ बात करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, तो मैंने CRR आपको समझा दिया, बाकी चीजें इकोनॉमिक क्लास में पढ़ी जाएंगी, ठीक है। चलिए, हमने कुछ क्वेश्चन छूट तो नहीं रहा है। मुद्रा के अवमूल्यन का प्रमुख उद्देश्य क्या है? द मेजर एम ऑफ डेवलपमेंट ऑफ डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी इज टू, यानी कि मुद्रा का अवमूल्यन ये क्या होता है कि आपकी मुद्रा कुछ निश्चित मात्रा पर पहुंच गई है। जैसे आज इंडिया की मुद्रा का रेट है 70 रुपये सपोज, ठीक है। अब आपके मुद्रा का रेट है 70 रुपये। 70 रुपये का मतलब क्या हुआ कि $1 के बराबर आपका 70 रुपये हो जाएगा, ठीक है। अब सपोज कि आपका पैसा इसका वैल्यू इतना ज्यादा बढ़ गया कि डॉलर की वैल्यू कम हो गई, तो 40 रुपये का $1 हो जाएगा। तो आपके पैसे की वैल्यू बढ़ गई है। जो $1 आपको 70 रुपये मिलता था वो $1 आपको 40 रुपये मिल रहा है, राइट। तो 40 रुपये जब हुआ तो आपकी वैल्यू, मुद्रा की वैल्यू ज्यादा है। ये जब 70 रुपये हो गया यानी मुद्रा की वैल्यू कम हो गई। ये तो नेचुरली भी होता है, और इसके अलावा समय समय पर सरकारों द्वारा किया जाता है। क्यों किया जाता है? सपोज कि $1 के बराबर आपका 40 रुपये है, और आपको कोई सामान लेना है जिसका रेट $2 है। आपको अगर खरीदना है तो आपको कुल कितने खर्च करने पड़े? 80 रुपये। अब सपोज करिए कि आपका पैसा 70 रुपये का $1, तो $2 कितना हो गया? 140 रुपये। तो ये चीज जो हमें 80 रुपये मिल रही थी, अब वो कितने मिल रही है? 140 रुपये में। तो हमारे मुद्रा का अवमूल्यन होने की वजह से हमें आयात कुछ सामान अगर हम ले रहे हैं किसी देश से तो हमें महंगा पड़ रहा है, तो हम क्या करेंगे? आयात नहीं करेंगे, क्योंकि हमें ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ रहा है। तो इससे क्या होगा? जो आयात है उस पर फर्क पड़ेगा, लोग आयात करने से बचेंगे, राइट। तो आपका आयात गिरेगा। फायदा क्या होगा कि आपको अगर कोई चीज बेचनी है, सपोज कि उस देश में वो $2 दाम है और आपने उसे केवल 80 रुपये में बेच दिया, क्योंकि आपके रेट का, आपके देश का पैसा तो इतने रुपए का आ रहा है कि $1 बराबर 40 रुपये, तो $2 बराबर 80 रुपये। अगर कोई चीज आपको $2 में बेचनी है अमेरिका में, तो आपने 80 रुपये में बेच दिया। अब सपोज कि आपकी मुद्रा 40 रुपये ना होकर के 70 रुपये है, ठीक है। अब आपको $2 में बेचनी है, तो आपको टोटल कितने मिले अपने देश के? 140 रुपये, ठीक है। 80 रुपये की चीज आपको 180 रुपये वाली चीज आपने 140 रुपये में बेची। कब? जब आपकी मुद्रा की वैल्यू कम हुई विदेशों में, राइट। तो निर्यात इससे बढ़ेगा, लोग ज्यादा ज्यादा सामान ऐसे डेवलप करेंगे, पैदा करेंगे, विदेशों में भेजेंगे ताकि वो बिके और वहां से पैसा आए। ये काम एक तो नेचुरल होता है, जैसे इंडिया में। कुछ देश इसको जानबूझ के करते हैं, जैसे चाइना। तो चाइना समय समय पर अपनी मुद्रा का वैल्यू कम करता है ताकि लोगों को कम सामान दे करके ज्यादा पैसा मिल सके, ठीक है। तो यही मुद्रा का अवमूल्यन है, और इसका उद्देश्य क्या होगा? निर्यात को प्रोत्साहित करना। ये मैं आपको यही समझाना चाह रहा था। और अब इसमें आयात को प्रोत्साहित करना, तो आयात प्रोत्साहित होगा नहीं, आप आयात नहीं करेंगे, चीजों को नहीं खरीदेंगे। इसके अलावा निर्यात और आयात दोनों को प्रोत्साहित नहीं होगा। निर्यात तो आप करेंगे लेकिन आयात नहीं होगा, ठीक है। निर्यात और आयात दोनों को हतोत्साहित करना नहीं, केवल निर्यात को प्रोत्साहित करना, यह आपको ध्यान रखना है, ठीक है।
ये हो गया मुद्रा का अवमूल्यन। ये करंट का क्वेश्चन है कि हाल ही में नेपाल और चीन दोनों ने मिलकर के माउंट एवरेस्ट की नई ऊंचाई को प्रमाणित किया। वो ऊंचाई कितनी है? वो ऊंचाई है, पहले तो आपको पुरानी ऊंचाई पता होनी चाहिए कि कितनी है। 8,848 मीटर नापा गया था इंडिया के द्वारा। तो सबने तो इसे मान लिया था, लेकिन चाइना ने नहीं माना था, राइट। तो अभी क्या हुआ कि चाइना और नेपाल ने दोनों मिल करके माउंट एवरेस्ट को ऊंचाई को नापा है और उसमें 86 मीटर ऐड किया है, 0.86 मीटर, राइट। तो अब नई ऊंचाई कितनी हो जाएगी? 8,848.86 मीटर, ठीक है। ये नई ऊंचाई है, ये आपको ध्यान रखना है और इसे सबने स्वीकार कर भी लिया है। तो ये आपके एग्जाम में करंट में पूछा जा सकता है। कोविड-19 महामारी के कारण सरकार ने सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना यानी एमपी लेट्स को निलंबित कर दिया था। अब ये योजना कब शुरू की गई थी, राइट? तो ये योजना शुरू की गई थी 1993 में, ठीक है। अब एमपी लेट क्या होता है? उन्नीस में ये योजना शुरू की गई थी, राइट। एमपी लेड एक ऐसा फंड बनाया गया है जिससे कोई सांसद अपने क्षेत्र का विकास कर सके, राइट, अपने उस फंड का इस्तेमाल करते हुए। तो इस फंड का लिमिट रखा गया था 5 करोड़, ठीक है। चलिए कुछ क्वेश्चन इधर रह गया ना। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती है, बाजार की ताकत पहले बढ़ती है, फिर आर्थिक असमानता में कमी आती है। इसको एक वक्र के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, एक चार्ट के द्वारा। वो चार्ट किस नाम से जाना जाता है? तो उसे बोलते हैं कुजनेट्स का वक्र, कुजनेट्स कर्व। एज एन इकोनॉमी डेवलप्स, मार्केट फोर्सेस फर्स्ट इंक्रीज एंड देन डिक्रीज, इकोनॉमिक इनक्वालिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय कुजनेट्स कर्व। कुजनेट्स कर्व क्या है? ये कहते हैं कि आपकी ये अर्थव्यवस्था है, अब ये डेवलप हो रही है, राइट। जैसे डेवलप होगी वैसे वैसे लोग और अर्थव्यवस्था के बीच पहले तो असमानता बढ़ेगी, राइट, जैसे विकसित होगी। लेकिन एक समय ऐसा आएगा जब ये असमानता मिट जाएगी, राइट। यही है कुजनेट्स कर्व। तो आपको याद रखना है ये ऐसे बनेगा, और किसने बनाया था? कुजनेट्स ने। तो उन्हीं के नाम पे इसे कुजनेट्स कर्व कहा गया है, ठीक है। द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इन अ कंट्री इज रिप्रेजेंटेड बाई पर कैपिटा इनकम। मतलब एक देश के किसी देश में रहन सहन के स्तर को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो राष्ट्रीय आय का प्रयोग किया जाता है। उस देश की बात कर रहा है, राइट। उस देश के रहन सहन को मापने के लिए प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय से क्या निकलेगा कि उस देश के व्यक्तियों में उनके रहने की, रहन सहन की क्वालिटी क्या होगी, और राष्ट्रीय आय क्या बताएगा? प्रति व्यक्ति आय। इससे आपके देश के अंदर रहने के लिए जो रहन सहन है उसका स्तर क्या है इससे पता नहीं चलेगा। क्योंकि सपोज करिए आपके 28 राज्य हैं, इसमें एक राज्य है जिसका पर प्रति व्यक्ति आय 1,50,000 है, और एक देश है उसका प्रति व्यक्ति आय 50,000 है, राइट। तो इससे यह पता चल रहा है कि गोवा का रहन सहन स्तर ठीक है, लेकिन उस दूसरे राज्य का रहन सहन का स्तर ठीक नहीं है, राइट। लेकिन अगर पूरे देश की बात करेंगे तो उसमें राष्ट्रीय आएगा, नेशनल इनकम। इससे पता चलेगा किसी देश का रहन सहन का मानक या स्तर क्या है, ठीक है। निम्नलिखित में से किसने मानव विकास सूचकांक की अवधारणा को विकसित किया था? तो ये है अमर्त्य सेन, राइट। अमर्त्य सेन ने 3 मानकों को लिया था। उनमें से एक मानक है जीवन स्तर,
शिक्षा का स्तर, और जीवन प्रत्याशा, इन आधार पर इन्होंने ये मानव विकास की सूचना मानव विकास सूचकांक की अवधारणा को विकसित किया था अमर्त्य सेन ने, राइट। ये क्वेश्चन हो गए हमारे। आंध्र प्रदेश की 3 राजधानी का प्रस्ताव हाल ही में अखबारों में था। ये करंट क्वेश्चन है। और आपको अब ये भी जानना चाहिए कि और कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जिनकी 2-2 राजधानियां हो सकती हैं, राइट, या जिनकी 2 राजधानियां हैं, ठीक है। तो इसमें तो केवल महाराष्ट्र है, इसकी 2 राजधानी है। एक विधानसभा है, वो विधानसभा नागपुर में है, राइट। और तो ये विधायी राजधानी हो गई, और एक इकोनॉमिकल राजधानी है, वो बंबई है, वो तो आप जानते ही हैं, ठीक है। इसी तरीके से और भी कुछ राज्य हैं जिनकी 2-2 राजधानियां हैं, और कुछ राज्यों की कोई राजधानी नहीं है, 2 राज्यों की मिल करके एक राजधानी बनती है, राइट। तो इनका एक लिस्ट आपको बनाना चाहिए, और ये आपसे विभिन्न एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में भी 2-2 राजधानियां हैं, एक शीतकालीन राजधानी और एक ग्रीष्मकालीन राजधानी, ठीक है। कोविड-19 के लिए निम्नलिखित में से कौन सा टीका जनवरी 2021 में भारत सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया, ठीक है। तो ये है कोविशील्ड। ये आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, ठीक है ना। कोविशील्ड, इसमें फाइजर है, सिनोवेक है, और आधुनिक ये कुछ और नाम है इंग्लिश में इसका, वो हम लोग देखना पड़ेगा क्या है, लेकिन इसका आंसर कोविशील्ड है, ठीक है। कोविशील्ड के अलावा एक आपके भारत का भी वैक्सीन है जिसको इजाजत दिया गया था, उसका नाम चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में आएगा भी वो क्वेश्चन, ठीक है ना। तो पहली बात तो ये जानिए कि कोविशील्ड, इसका अनुमोदन किया गया, सॉरी, इसको एंट्री दी गई, यानी इसको ये कहा गया भाई अब आप मार्केट में उतार सकते हैं इसको। तो किसने किया? SII एक संस्था है, राइट। ये SII संस्था क्या है कि पूरे में एक दवा और प्रौद्योगिकी कंपनी है SII, राइट। ये दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीन निर्माता कंपनी है, ठीक है। और 1966 में इसे साइरस पूनावाला ने स्थापित किया था, और इसने भारत में टीबी, इन्फ्लुएंजा और इस तरीके की विभिन्न वैक्सीन बनाने का बहुत काम किया था, ठीक है। हाँ, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया SSI, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया SSI जो भारत में कोविशील्ड वैक्सीन के निर्माण में शामिल है, किस शहर में स्थित है? अभी मैंने बताया पुणे में, राइट। क्योंकि ये दोनों क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि इस पे अभी काफी न्यूज में थे, और यहीं से क्वेश्चन आपके PCS में बन सकता है, राइट। हाल ही में प्रकाशित मानव विकास सूचकांक 2020 में भारत की रैंकिंग क्या है? ठीक है, तो इसमें भारत की रैंकिंग है 129, सॉरी 129 लास्ट ईयर था, अब ये 131 है। इसको 2 नंबर का नुकसान हुआ है, ये लास्ट ईयर 129 था और अभी 131 है, राइट। और ये 2020 का है, और इसमें उस समय को नहीं लिया गया है जब आपका कोविड आया था, सॉरी ये कोरोना का काल आया था, और इसमें लॉकडाउन लगा हुआ था, सारी स्थितियां, सारी इकोनॉमिक गतिविधियां बंद थी, ठीक है। तो इसलिए भारत को इसका नुकसान हुआ है, राइट। भारत किस देश से S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम खरीद रहा है? S-400 इस समय काफी न्यूज में था, इसलिए करंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो S-4 मिसाइल है क्या, और S-400 मिसाइल किस देश से लिया जा रहा है? तो पहली बात तो यह है कि ये रूस से लिया जा रहा है। अब ये क्या है, तो नाम से दिख रहा है एयर डिफेंस मिसाइल है, सिस्टम है, यानी एक लॉन्च पैड से
कुछ मिसाइल्स रखे जाते हैं और वहां से वो लॉन्च पैड एयर डिफेंस के लिए रडार के माध्यम से काम करते हैं, राइट। इसे कहते हैं कि अमेरिका के थार्ड उससे बेहतर है कि ये सतह से हवा में मार करता है, अगर आपकी तरफ कोई मिसाइल आ रहा है तो उसको मार गिराएगा। ये S-400 रशिया द्वारा डेवलप किया गया है, ठीक है। पीएम वानी क्या है? इस तरीके के करंट के क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं। कुछ ऐसे न्यूज क्वेश्चन भी होते हैं जो न्यूज में बहुत ज्यादा नहीं होते लेकिन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो मैंने कहा कि लोगों के लिए इंपॉर्टेंट, तो पीएम वानी क्या है? यह है नई पब्लिक वाईफाई योजना, राइट। ये पीएम वानी है और इसके बारे में चलिए, अब इस तरह की बहुत सारी योजनाएं होंगी और ये आपको हमारे मैगजीन में दी जाएंगी, ठीक है। बाधवन बंदरगाह परियोजना भारत का 13वां प्रमुख बंदरगाह है और ये बंदरगाह पूछ रहा है कि कहां स्थित है, राइट। वाधवन पोर्ट प्रोजेक्ट इज गोइंग टू बी इंडिया थर्ड मेजर प्रोजेक्ट, इज लोकेटेड इन, किस राज्य में स्थित है? तो ये है महाराष्ट्र में। और महाराष्ट्र में जो बाकी पोर्ट हैं उनके ऊपर काफी दबाव है, आयात और निर्यात होने से वहां पर काफी भीड़ इकट्ठी हो जाती है। उस दबाव को कम करने के लिए एक नया पोर्ट विकसित किया गया है, ठीक है। ओके। कृषि मंत्रालय द्वारा 100% जैविक रूप से पहला घोषित केंद्र शासित क्षेत्र, ये यहां पर थोड़ा सा मिस्टेक है, केंद्र शासित यूटीज, यानी यूटीज के बारे में पूछ रहा है। केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो वो है लक्षद्वीप, राइट। ये 100% जैविक रूप से फार्मिंग करता है, तो इसे सरकार द्वारा घोषित किया गया है कि पूरी तरीके से जैविक है, क्या टेरिटरी है, राइट। और 100% राज्य है, वो राज्य कौन सा है? तो वो सिक्किम है, वो राज्य है पहला। ये यूनियन टेरिटरी है, ठीक है। अब ऑर्गेनिक फार्मिंग होता है यहाँ पे, यानी कोई भी पेस्टिसाइड्स और कोई भी खाद यूज, सॉरी, हाँ, कोई भी फर्टिलाइज यूज नहीं होता यहाँ पर, ठीक है। सौर मंडल में क्षुद्रग्रह बेल्ट किन ग्रहों के बीच में पड़ता है? ये अभी कुछ दिन पहले हम लोग ज्योग्राफी क्लास कर रहे थे, उसमें ये था कि क्षुद्रग्रह बेल्ट क्या होते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि एक होते हैं इनर प्लेनेट और एक होते हैं आउटर प्लेनेट। इनर प्लेनेट जैसे बुध, राइट, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, ये इनर प्लेनेट हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। और इसके बाद बाहरी ग्रह बोलते हैं उसे आउटर प्लेनेट। ये क्या होता है? चट्टानी होते हैं और ये गैसीय होते हैं। इन्हीं के बीच में एक सीमा पाई जाती है, मतलब एक छोटे छोटे क्षुद्रग्रह के बेल्ट मिलते हैं, छोटे छोटे पिंड हैं पत्थर के टुकड़ों के, राइट। इन्हें क्षुद्रग्रह बोलते हैं। तो ये किसके बीच है? मंगल और बृहस्पति, क्योंकि इनर प्लेनेट खत्म होता है मंगल पर और आउटर प्लेनेट शुरू होता है बृहस्पति से। तो मंगल और बृहस्पति के बीच है ये बेल्ट, ठीक है। चंद्रमा की सबसे बड़ी संख्या वाला ग्रह कौन सा है? तो आप ध्यान रखिए, ये समय समय पर खोजें चलती हैं कि सबसे ज्यादा किसका चंद्रमा है या किसका उपग्रह है, राइट। तो सबसे ज्यादा जिसके उपग्रह है या चंद्रमा है वो है बृहस्पति। अभी फिलहाल में इसके 79 चंद्रमा खोजे गए हैं, उपग्रह खोजे गए हैं, ठीक है। तो चंद्रमा और इसके बाद आता है शनि, राइट। पृथ्वी की निम्नलिखित किस परत में सबसे अधिक घनत्व वाली भारी खनिज पाई जाती है, राइट। तो सबसे जो भारी है वो कोर होता है, सेंट्रल कोर। अब वो आप हिस्ट्री की क्लास में पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि सपोज ये पृथ्वी है तो ऊपर का पार्ट क्रस्ट कहलाता है, राइट। उसके नीचे फिर मेंटल होता है, ठीक है।
फिर उसके नीचे कोर होता है, और कोर भी 2 पार्ट में होता है। तो जो सेंट्रल कोर है, जो सबसे अंदर है, कोर, यही सबसे हैवी है, राइट। अब इसमें आप और हम डिटेल में जाएं तो निफे है, निकिल और फेरस, और इसमें निकिल होता है और लोहा होता है, तो ये बीच में बहुत ज़्यादा डेंस होता है, राइट। तो इसलिए ये सबसे भारी, सबसे ज़्यादा घनत्व इस क्षेत्र में पाया जाता है। तो कौन सा होगा? कोर, ठीक है। रिंग ऑफ फायर, जिसमें पृथ्वी में होने वाले भूकंप का 68% हिस्सा है, वो किस महासागर में स्थित है? अटलांटिक, भारतीय और प्रशांत और आर्कटिक। तो प्रशांत महासागर में। अब प्रशांत महासागर अगर आप मैप पर देखेंगे तो एक पूरा आपका फिलीपींस, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया का ऊपर वाला भाग है ना, ऑस्ट्रेलिया नहीं, उसकी काफी ऊपर वाला भाग, जो छोटे छोटे आइसलैंड है, राइट। फिर जापान होते हुए ये पूरा एरिया रिंग ऑफ फायर पे आता है। रिंग ऑफ फायर में क्यों है? क्योंकि यहाँ पे विभिन्न प्लेटें, बड़ी और छोटी प्लेटें मिलती हैं। और फिर मैं कह रहा हूँ कि इतना डिटेल हम नहीं जा सकते, 20 छोटी प्लेटें हैं, 7 बड़ी प्लेटें हैं, फिर ये कई जगहों पे मिलती हैं। वो जहाँ पे मिलती है वहाँ पे थोड़ी दरार रहती है, वो जगह कमजोर रहता है। तो ये एक ऐसा जगह है जहाँ पे ज़्यादा प्लेटें मिलती हैं, तो यहाँ पे एक कमजोरी है, ये प्लेटें आपस में घिसती हैं, टूटती हैं, और यहीं से पृथ्वी के अंदर का जो लावा है, जो मैग्मा है, वो फूट करके बाहर आता है। तो इससे कई बार यहाँ पे भूकंप आते हैं और ज्वालामुखी होते हैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो ये रिंग ऑफ फायर किस महासागर में है? प्रशांत महासागर में, ठीक है, प्रशांत महासागर, ओके। पृथ्वी की परपट्टी का, यानी पृथ्वी के क्रस्ट का अधिकांश भाग किससे बना हुआ है? तो पृथ्वी की परपट्टी का अधिकांश भाग मेटामॉर्फिक है, ठीक है। परपट्टी यानी पृथ्वी के ऊपर वाला भाग, और ये ज्यादातर रूपांतरित चट्टानें हैं, और इन रूपांतरित चट्टानों कहते हैं मेटामॉर्फिक, राइट। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा गर्म सागरीय धारा प्रवाह है? अब ये थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है, हालांकि इसमें बार बार क्वेश्चन आते भी हैं, और हमने तो एक पूछा है, बाकी इस पर मिलान करने को भी आपके सामने आ जाएगा, राइट। तो इसके लिए आपको ध्यान रखना है कि कौन सी सागरीय धारा गर्म है और कौन सी सागरीय धारा ठंडी है, राइट। तो इसका आंसर है खाड़ी भाप, क्योंकि लैब्राडोर, क्यूराइल और कैनारी, ये तीनों ठंडी गर्म धारा है, और इसने गर्म के बारे में पूछा तो वो खाड़ी भाप, राइट। अब भाप है तो भाप से ही आप समझ जाइए, वार्म, राइट। अब बात आती है कि कैसे याद करें कि कौन सी गर्म है कौन सी ठंडी है। तो ठंडी के लिए एक कोड बना लीजिए, जैसे हमने बनाया था, हम बोले यानी हमबोल्ट, बगुला, बेंगुएला, केला, क्यूराइल, राइट, क्यों फेंक रहा है। तो इस तरीके से हम बोले बगुला केला क्यों फेंक रहा है, तो फॉकलैंड, इस तरीके से हमने कोड बनाया था। आप भी अपने हिसाब से अपनी लैंग्वेज में कोड बना सकते हैं, और अगर नहीं बना पाते हैं तो भी आप मैसेज करेंगे तो हम आपको कोड बना करके दे देंगे, ठीक है। आप अपने लैंग्वेज में कोड बनाएंगे तो आपको याद रहेगा, मैं बता दूंगा तो आपको याद नहीं रहेगा, ठीक। तो ठंडी का एक आप कोड बनाइए तो आपको ठंडी याद रहेगी, बाकी जो नहीं आता अगर ऑप्शन में तो वो गर्म है, ठीक है। तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा? खाड़ी भाप। निम्नलिखित में से किस समुद्र में विश्व में सर्वाधिक लवणता है? सैलिनिटी। अब लवणता क्या होता है, चलिए इस पर हम बात नहीं करेंगे अभी। सबसे ज्यादा लवणता कहां पर है? डेड सी। डेड ही इसीलिए है क्योंकि यहां पर खारापन बहुत ज्यादा है, राइट। और खारापन यहां पर इतना ज्यादा है कि यहां पर आदमी बड़े आराम से तैर सकता है, और यहां पर वनस्पति नहीं है, या फिर जीव जंतु, वनस्पति सॉरी, यहां के पानी में मछलियां नहीं है, जीव जंतु नहीं है, राइट, इसलिए डेड सी है। और ये लवणता मापी जाती है प्रति किलोग्राम में, यानी प्रति किलोग्राम में कितनी मात्रा उसमें नमक का है, या अशुद्ध कितनी मात्रा उसमें अशुद्धि है, क्योंकि केवल नमक नहीं होता, बाकी चीजें मिलकर के पानी को अशुद्ध बनाती हैं, ठीक है। तो ये मापा जाता है ग्राम में, और इसका 342 प्रति ग्राम है, ठीक है, इसकी लवणता। तो सबसे ज्यादा, तो देख करके आपको आंसर समझ में आ जाएगा, ठीक।
बिना तटरेखा वाला समुद्र कौन सा है? बिना तटरेखा वाला बैटल सी, बेरिंग सी, नॉर्थ सी, इन सबकी तटरेखा है। तटरेखा का मतलब क्या है कि समुद्र की कहीं ना कहीं किसी न किसी जमीन से मिलता हो। लेकिन सारगैसो सी, ये सारगैसम एक तरीके का घास है, ये नॉर्थ अटलांटिक में पाया जाता है। राइट, क्यों पाया जाता है? ये घास बन गया है क्योंकि यहां पर कई गर्म और ठंडी धाराएं आपस में मिलती हैं। मिलने से क्या होता है, एक यहां पर घास का निर्माण होता है और उसको बोलते हैं सारगैसम। और ये सारगैसम समुद्री भाषा में घास का नाम है, समुद्री घास का एक नाम है सारगैसम। उसी के आधार पर सारगैसो इसको रखा गया और सारगैसो सी, ये नॉर्थ अटलांटिक में है। और कभी अगर ज्योग्राफी क्लास हम लेते हैं तो उसमें इसको देखेंगे डिटेल में। ठीक है, सारगैसो आपको याद रहेगा। अब क्योंकि ये केवल घास है, जमीन है नहीं, तो इसलिए बिना तटरेखा का समुद्र हो जाएगा। ओके, ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया को कौन सा जल डमरू मध्य यानी स्ट्रेट, कौन सा स्ट्रेट इसको अलग करता है ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया को? तो ये है डावर स्ट्रेट। अब स्ट्रेट क्या होता है? दो स्थल के बीच एक संकरा रास्ता जहां से पानी निकल रहा हो और इस समुद्र को और इस समुद्र को आपस में मिला रहा हो, और साथ में इनके बीच में एक संकरा रास्ता भी हो, तो इसको बोलते हैं हम स्ट्रेट। कौन सा स्ट्रेट है ये? डावर स्ट्रेट। ये ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया के बीच में है। ठीक है, इसके अलावा नीतिला और मानाला ये किस राज्य में है? तो ये उत्तराखंड में है। और जितने भी दर्रे हैं, जितने राज्य हैं आपके ऊपर के ही नॉर्थ इंडिया के स्टेट हैं, जैसे जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल और नॉर्थ सेवन सिस्टर जिन्हें बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स, कुल 10-12 हैं दर्रे। ये सारे दर्रे आपको कोड बनाकर याद करने चाहिए। ठीक है, ये अक्सर एग्जाम में आएगा। और ये क्वेश्चन अगर आपने गलत किया, तो अगर ये क्वेश्चन आपने सही कर दिया तो आपके पीटी के चांसेस बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो फिलहाल यहां का आंसर क्या हो जाएगा? उत्तराखंड। यहां पे कौन कौन सा है? नीतिला और मानला। राइट, पारसेक किसकी इकाई है? तो पारसेक आपने सुना होगा, पारसेक दूरी की इकाई है। राइट, चलिए अब बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट डे एक्सप्लेन करेंगे। अभी का यहाँ के लिए इतने क्वेश्चन आप आंसर देखिए। राइट, और नेक्स्ट का जो हमारा शेड्यूल है मॉक टेस्ट का, उसमें आप सब लोग अपीयर हुइए। थैंक यू वेरी मच।